दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज तक कोई बड़ी शक्ति अपना राज कायम नहीं कर सकी है। फिर चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो या फिर ब्रिटेन हो, यहां हर शक्ति फेल होती ही नजर आई है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहां जो भी ताकत कब्जा करने की कोशिश करती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान में क्या है कि यहाँ कोई भी सत्ता रह नहीं पाती है। क्यों अमेरिका, सोवियत संघ जैसी ताकत भी फेल हो गई है? आज इस वीडियो में हम इस बारे में ही जानेंगे, तो आप आज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर ये जो रहस्य बना हुआ है, इसके पीछे इसका इतिहास रहा है। बताया जाता है कि 19वीं सदी में तब दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रितानी साम्राज्य ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे जीतने की कोशिश की थी, लेकिन 1919 में आखिरकार ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें स्वतंत्रता देनी पड़ी। इसके बाद सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। उसकी भी मंशा ये थी कि 1978 में तख्ता पलट करके स्थापित की गई कम्युनिस्ट सरकार को गिरने से बचाया जाए, लेकिन उन्हें ये समझने में 10 साल लगे कि वे ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों, यहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन साम्राज्य और सोवियत संघ दोनों ही बहुत ताकतवर थे, और जब इन साम्राज्यों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वे अपनी ताकत के चरम पर थी। लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे धीरे दोनों साम्राज्य बिखरने लगे। इसके बाद अमेरिका ने भी यहां कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। साल 2001 में अमेरिकी नेतृत्व में हमले किए गए। यहां कई सालों तक युद्ध चले, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और आखिरकार अमेरिका को हार माननी पड़ी। इस हमले के 20 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। अमेरिका के लिए यह अतीत में मिला ऐसा सबक है जिसे वो याद नहीं करना चाहेगा। अमेरिका ने यहां सिर्फ गंवाया था, पाया कुछ भी नहीं। 20 साल तक लगातार अफगानिस्तान की बागडोर संभालने वाला अमेरिका ऐसे लौटा कि उसके हाथ कुछ नहीं आया। खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के लिए ये सबक है, क्योंकि उसने तालिबान के हाथों हार स्वीकार की थी, जो दुनिया का टॉप मोस्ट आतंकवादी संगठन है। अमेरिका ने इस हार के लिए बड़ी कीमत चुकाई है, पैसों से भी और जिंदगियों से भी कीमत चुकाई है। अफगानिस्तान पर अगर अमेरिका आने वाली पीढ़ियों को कोई उपलब्धियां गिनवाएगा तो वह असल में अपने वर्तमान से झूठ बोल रहा होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के अपने सेना बुलाने के फैसले की दुनिया भर में कड़ी आलोचना की गई। इस एक फैसले की वजह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर इतनी तेजी से तालिबान का कब्जा हो गया है। बाइडेन ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों को एक ऐसे युद्ध में नहीं मरना चाहिए जिसे खुद अफगानी लोग न लड़ना चाह रहे हों। इतना ही नहीं, साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में अफगानिस्तान की ख्याति को याद करते हुए बाइडेन ने कहा कि चाहे जितनी भी सैन्य शक्ति लगा लें, एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना संभव नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान के इतिहास में जिस तरह से यहाँ होने वाले हमले और हार के बारे में बताया गया है, उससे ये साबित भी हो जाता है कि अफगानिस्तान को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली ताकतवर सेनाओं के लिए सच में ये कब्रगाह जैसा ही साबित हुआ है। शुरुआत में इन सेनाओं को थोड़ी सफलता भले ही मिली हो, लेकिन आखिरकार इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर भागना ही पड़ा है। अफगानिस्तान में इस तरह के नतीजों के पीछे इसका भूगोल भी माना जाता है। इसकी बसावट को देखा जाए तो अफगानिस्तान एक कठिन जगह है। ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, जहां आधारभूत ढांचा काफी खराब है। इसका विकास भी काफी सीमित है। ऐसे में यहां किसी भी देश का कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि यहां कब्जा करने आए सोवियत संघ, ब्रिटेन या अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर लचीलापन नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने यहां अपने मन मुताबिक राज चलाने की कोशिश की थी। वो अपने ढंग से इसे चलाना चाहते थे, लेकिन वे कभी अफगानिस्तान की जटिलता को समझ नहीं पाए। यहाँ अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने 1839 से लेकर 1919 के बीच 3 बार अफगानिस्तान पर हमला किया और वो तीनों ही बार फेल हुआ।
यहाँ सबसे पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटेन ने 1839 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तब ब्रिटेन को लग रहा था कि यदि उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रूस काबुल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यहाँ ब्रिटेन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन की शक्तिशाली सेना को या अफगानिस्तान की कुछ जनजातियों ने बेहद सामान्य हथियारों से ही बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, यहाँ जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो ये कि साल 1842 की 6 जनवरी को ब्रितानी कैंप से जलालाबाद के लिए निकले 16,000 सैनिकों में से सिर्फ एक ब्रितानी नागरिक जिंदा लौटा था। इस युद्ध ने उपमहाद्वीप में ब्रितानी विस्तार को कमजोर कर दिया और इस धारणा को भी प्रभावित किया कि ब्रितानी अजेय हैं। इस हार के 4 दशक बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन इस बार इसे कुछ सफलता मिली। साल 1878 से 1880 के बीच हुए दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अफगानिस्तान ब्रितानी संरक्षित राज्य बन गया, लेकिन ब्रिटेन को काबुल में एक रेजिडेंट मिनिस्टर रखने की अपनी नीति को त्यागना पड़ा। इसकी जगह ब्रितानी साम्राज्य ने एक नए अफगान अमीर को चुनकर देश से अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। वहीं साल 1919 में जब इस नए अमीर ने खुद को ब्रिटेन से आजाद घोषित कर दिया, जिसके बाद तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। ये वो समय था जब एक और बोल्शेविक क्रांति ने रूसी खतरे को कम कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रितानी सैन्य खर्च को बेहताशा बढ़ा दिया। ऐसे में ब्रितानी साम्राज्य में अफगानिस्तान के प्रति रुचि कम होती गई। 4 महीनों तक चली जंग के बाद ब्रिटेन ने आखिरकार अफगानिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं सोवियत संघ की बात करें तो साल 1920 के दौरान अमीर अमानुतुल्लाह खान ने देश को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के बुर्का पहनने की प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन यह बात यहाँ की कुछ जनजातियों और धार्मिक नेताओं को पसंद नहीं आई, जिससे एक गृह युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में कई दशकों तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। इसी दौरान 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया ताकि एक बुरी तरह संगठित कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाया रखा जा सके। वहीं कई मुजाहिदीन संगठनों ने सोवियत संघ का विरोध करते हुए उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में मुजाहिदीनों ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब से पैसा और हथियार लिए। वहीं रूस ने जमीनी और हवाई हमले किए, जिससे उन इलाकों के गांव और फसलें नष्ट हो गई। इसकी वजह से स्थानीय आबादी अपने घर छोड़ने या मरने के लिए विवश हो गई। कहा जाता है कि इस आक्रमण में बेहद बड़े स्तर पर खून खराबा हुआ। इस युद्ध में लगभग 15 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग शरणार्थी बन गए। यहाँ सोवियत संघ की फौज बड़े शहरों और कस्बों को अपने नियंत्रण में करने में सफल हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मुजाहिदीन मौजूद थे तो वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में साल 1988 में रूस ने अपने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन इस वापसी से सोवियत संघ की छवि कभी उबर नहीं पाई। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और सोवियत संघ के असफल प्रयासों के बाद अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन करने और अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन अमेरिका भी जल्द ही काबुल जीतने और तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने में सफल रहा। यहाँ 3 साल बाद अफगान सरकार अस्तित्व में आई, लेकिन तालिबान के हमले जारी रहे। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में सैन्य टुकड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी की, जिससे तालिबान पीछे हटा, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों के लिए नहीं हुआ। साल 2001 में युद्ध की शुरुआत के बाद साल 2014 में सबसे ज्यादा खून खराबा देखा गया, जिसके बाद नेटो सेनाओं ने अपना मिशन पूरा करके जिम्मेदारी अफगान सेना को सौंप दी। इसकी वजह से तालिबान ने ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके अगले साल लगातार आत्मघाती बम धमाके दर्ज किए गए। इनमें काबुल की संसद और हवाई अड्डे के नजदीक किया गया धमाका शामिल है। हालांकि सोवियत संघ के युद्ध में ज्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन अमेरिकी आक्रमण ज्यादा खर्चीला साबित हुआ। अफगानिस्तान में 20 साल के दौरान 2442 अमेरिकी सैनिक और 3800 निजी सुरक्षा कर्मी मारे गए। साथ ही नाटो के 40 सदस्य देशों के 1144 सैनिक और सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। अकेले अमेरिका के 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका को जाते जाते भी अपने 13 सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा।
ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने खुद को कितना कमजोर बना लिया था, वो भी तब जब उसने इस युद्ध को लड़ने में पानी की तरह पैसा बहाया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान के लिए जारी किए गए उस पैसे को अच्छी तरह से खर्च किया गया था? यदि खर्च किया गया तो जमीन पर लड़ाई के नतीजे क्यों सामने नहीं आए? अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा।